बहुत अच्छी उनकी मुझे जीवन शैली लगती है, क्योंकि मात्र 23 वर्ष की अवस्था में एक युवा इस संसार में आया और अपना कर्तव्य पूरा करके चला गया। ये बात और है कि भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में जो श्रेय भगत सिंह को मिलना चाहिए था, जो युवा क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को मिलना चाहिए था, वो श्रेय उन हुतात्माओं को नहीं मिला। उसके कारण जो भी रहे हों, राजनीतिक सामाजिक जो भी उसके कार्य रहे, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। मैं उन युवाओं की बात करूंगा जो मेरे सामने इस वक्त 56 युवा इस वक्त इस मीटिंग डिटेल्स से मुझे पता चल रहा है, मुझे सुन पा रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो भगत सिंह कहते थे कि इतिहास उस ओर जाता है जिस ओर जवानी जाती है, इतिहास उस ओर जाता है जिस ओर जवानी जाती है। ये जो विश्व में अगर आप देखें तो विश्व की कोई भी क्रांति अगर आप उठा लें, चाहे आप मार्क्सवादियों की क्रांति उठा लें, हालांकि मार्क्सवादी विचारधारा में मैं पूरी तरह से मेरा उनके साथ मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन अगर आप रूस की क्रांति देख लें, लेनिन की और उम्र देख लें, मार्क्स की उस वक्त की उम्र देख लें, चाहे आप सद्दाम हुसैन के खिलाफ इराक में होने वाली क्रांति को देखें, हुस्न मुबारक के खिलाफ होने वाली क्रांति को देखें मिस्र में जो हुई, या भारत के अंदर अगर आप भारतीय मानस की बात करें तो चाहे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें, उसमें अगर आप देखें तो चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें, ऐसे जननायकों की बात करें जो युवा थे और जिन्होंने एक सपना देखा था कि भारत का, चाहे अमेरिका की बात करें तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर की बात करें तो वो भी एक युवा थे। आई हैव ए ड्रीम नाम की उनकी एक कविता थी जिनसे प्रेरणा लेकर के अमेरिका का हर व्यक्ति आज भी ये मानता है कि वो एक उनके लिए एक प्रेरक है। तो विश्व में जितने भी राष्ट्र हुए हैं उनका नेतृत्व करने की जो क्षमता है वो युवाओं के हाथ में ही होनी चाहिए, क्योंकि जिस राष्ट्र में युवा पथभ्रष्ट हो जाते हैं, जिस राष्ट्र का युवा अपने पद से च्युत हो जाता है, अपने मार्ग से विमार्गी हो जाता है, और राष्ट्र बहुत जल्दी गुलाम हो जाता है। तो हमारे देश में भी ऐसा बहुत समय हुआ कि हम खांचों में बटके रह गए और कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रवाद की जो भावना थी कुंद होती गई। लेकिन ऐसी भावना को प्रदीप्त करने के लिए हमारे देश में बहुत बड़े जननायकों के रूप में कई मसीहा आए, और ऐसे ही एक मसीहा थे स्वामी विवेकानंद जो कहते थे कि सुप्त शक्ति तुम हे मानव, उठो जागो प्रयाण करो। तो हमारे अंदर की जो सुप्त शक्ति है, इसको जगाने का, इसको प्रयाण करने का कार्य ये युवा मंच कर रहा है, इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र कर रहा है, ऐसे बहुत सारे अनुशांसिक संगठन कर रहे हैं। और मुझे बहुत ही फक्र होता है कि विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा, महाविद्यालय स्तर पर कई संस्थाओं के मैं कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया, और जहां भी रहे वहां पर ये कार्य किया कि इस भारतीय मनस को और इस भारत जो हमारी ये भारत माता है, इसके लिए कुछ न कुछ अपना ऐसा हम कार्य करें कि हम दिन चार रहे न रहे पर माँ तेरा वैभव अमर रहे। इस भारत माता का वैभव को अमर रखना है और इस माँ भारती के कार्यों में हमने चलना है। और जैसा कि हमारे इसमें कहा भी गया है कि पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते, क्योंकि ये जो हिंदू भूमि है इससे हमने बहुत कुछ लिया और बदले में हमने इसे क्या दिया। आज अगर हम इन सब चीजों पर चर्चा करें तो एक बहुत बड़ी श्रृंखला यहाँ पर जाएगी और बात निकलेगी तो बहुत तलक जाएगी, दूर तलक जाएगी। हमने आज भी अगर देखें, आज 70 वर्ष बाद भी जो युवाओं को करना चाहिए था, जो हमें अपने युवाओं के अंदर राष्ट्रवाद के बीज बोने चाहिए थे, जो हमारी शिक्षा के अंदर राष्ट्रवाद की भावना विकसित होनी चाहिए थी, वो 70 वर्ष बाद भी नहीं हो पा रही। आज भी देश का युवा न्यूयॉर्क या एडिलैंड या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में बसने के सपने जरूर देखता है, उसको अपने देश से इतना लगाव नहीं है। उसकी वजह कहीं ना कहीं हम जो देखते हैं, उदय प्रताप सिंह आज की युवा नायक हैं, एक बहुत बड़े कवि हैं, वो ये कहते हैं कि आज हमने विद्यार्थियों के अंदर जो सबसे बड़ी काम है, हमारे अंदर स्वाभिमान की भावना की कमी है। जब तक हम अपनी शिक्षा के द्वारा स्वाभिमान का विकास नहीं करेंगे, जब तक हम अपने राष्ट्र, अपने मानुष, अपनी माटी के प्रति प्रेम पैदा नहीं करेंगे,
जब तक बिलोंगिंगनेस, ये देश मेरा है, ये भावना हम अपने युवाओं में पैदा नहीं करेंगे, तब तक हम एक आदर्श राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पाएंगे। एक बहुत बड़े विचारक हुए पश्चिमी, मैंने एमए राजनीति विज्ञान में किया, तो गार्नर को हम पढ़ते थे, तो गार्नर ये कहता था राष्ट्र के लिए 4 अवयव होते हैं। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में और किसी भी राष्ट्रीयता के निर्माण में 4 अवयव होते हैं। पहला होता है जनसंख्या, दूसरा होता है एक निश्चित भूभाग, पहला होता है जनसंख्या जिसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, दूसरा होता है डिफाइंड टेरिटरी, और तीसरा होता है सरकार, और चौथा होता है संप्रभुता या संविधान। ये 4 तत्व मिलाकर के एक राष्ट्र के रूप में बदलते हैं। आजादी से पूर्व हम लोगों के पास निश्चित भूभाग भी था, आजादी से पूर्व हमारे पास जनसंख्या भी थी, 33 करोड़ की आबादी 1947 में भी थी। हमारे पास अपना राष्ट्र होने के नाते जो जो जरूरी चीज थी सब थी, लेकिन किस चीज की कमी थी? हमारे पास जो कमी थी वो कमी थी संप्रभुता की और एक निश्चित संविधान की। हम स्वतंत्र नहीं थे, हम संप्रभु नहीं थे, इसीलिए हम लड़ाई लड़ रहे थे संप्रभु होने की। लेकिन राष्ट्रवाद की भावना थी, और राष्ट्रवाद की भावना 5000 वर्ष पहले से शुरू हो गई है। और जब ये 5 वर्ष राष्ट्र वाली अगर आप भावना की बात करेंगे, तो इस 5000 वर्षों में हमने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया। जनसंख्या तो इजराइल के पास भी थी, लेकिन हर इजरायली ये सपना देखता था कि उसको जेरूशलेम में जाना है और एक दिन उसको जो है अपना राष्ट्र चाहिए। और हर यहूदी प्रश्न करता था अपने आप से, और ये यहूदियों में चाहे आप देखें तो आज अगर आप इजराइल की बात करें, उसके बनाने के पीछे आप यहूदियों को देखिए, उनमें आइंस्टीन भी एक बहुत बड़ा यहूदी था जिसको हिटलर ने मारने की कोशिश करी थी। वो सब सपने देखते थे कि हम अपने देश में अपनी माँ भारत, अपनी माटी में जाएं और वहीं अपनी माटी में मिल जाएं। और इतने वर्षों बाद भी जनसंख्या होने के बावजूद भी उनके पास निश्चित भूभाग नहीं था। तिब्बत की अगर मैं बात करूं वर्तमान में, जिसको चीन ने हड़प लिया, उसके पास जनसंख्या भी है, उसके पास अपना एक निश्चित भूभाग भी है, लेकिन उसकी संप्रभुता को ग्रहण लग गया। 1956 में चीन ने उसके ऊपर आक्रमण करके उसके वहां से दलाई लामा और उनकी जो स्थानीय सरकार थी उसको निर्वासित कर दिया, और दलाई लामा को अपने शरणार्थियों के साथ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में आकर के एक समानांतर सरकार बनानी पड़ी। आज भी हर तिब्बत का हर माँ बाप अपने बच्चे को कहता है कि तुम भारत में तो हो, लेकिन यहाँ शरणार्थी हो, तुम्हारा असली वतन, तुम्हारा असली देश वो तिब्बत है, जिसको चीन ने निगल लिया है। और वो चीन प्रयास कर रहा है हांगकांग को हड़पने का, वो चीन प्रयास कर रहा है वियतनाम को हड़पने का, वो चीन प्रयास कर रहा है लद्दाख को हड़पने का, वो चीन पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ मिलकर गिलगित और हमारा जितना और भारत के अलावा जो अक्साई चीन का भारत का एरिया है से लेकर बलूचिस्तान का जितना एरिया है, उससे लेकर नेपाल और भूटान तक में भी उसकी पूरी तरीके से नजर है। तो मैं युवाओं को ये कहना चाहता हूं कि यदि हमने सिर्फ और सिर्फ अगर कागजों में राष्ट्र को देखेंगे, तो हम राष्ट्र की जो भावना की जो हमारा संकल्प था, जो दीनदयाल उपाध्याय जी का एक सपना था, या जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना था, एक राष्ट्र एक विधान और एक प्रधान, ये सपना तब तक नहीं पूरा हो सकता जबकि हमारे युवा अपने राष्ट्र को अब महत्व देने की जगह दूसरे राष्ट्रों की सेवा करने में ज्यादा उनका मन है। ये ठीक है कि रोजगार के लिए आप विदेशों के सपने देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक आप अपने राष्ट्र को, अपनी इकोनॉमी को, अपने अर्थशास्त्र को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक विश्व में आप दूसरे नागरिक के तौर पे जाने जाएंगे, आप सेकंड सिटीजन ही रहेंगे। अमेरिका आपको नागरिकता नहीं देगा, कोई भी मिडिल ईस्ट का कंट्री अपने देश की यहाँ की नागरिकता नहीं देता। ऑस्ट्रेलिया में भी जो है भारतीयों के साथ जो क्रूरता कार्य किया जाता है, नस्ली भेदभाव होते हैं। तो जो सबसे अच्छा होता है, जिसको आपने देखा होगा कि जिसको हरिश्चंद्र भी कहते हैं कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। और भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, अरे हृदय नहीं वो पत्थर है जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। अगर आपको अपने स्वदेश से प्यार नहीं है तो आप जो है चाहे जहां मर्जी चले जाएं, आप सेकंड सिटीजन ही कहलाएंगे, आप दोहरे नागरिक ही कहलाएंगे। तो मैं अपने आज के प्रबोधन के माध्यम से अपनी इस युवा पीढ़ी को बताना चाहता हूं कि हमें अपने देश के अंदर किस तरीके से भारतीयता की भावना और किस तरीके से अपने विद्यार्थियों के अंदर एक राष्ट्रवादी चेतना को लाना पड़ेगा।
और इसके लिए कोई बहुत बड़ा आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए शिक्षा के अंदर आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। स्वाभिमान की भावना जब तक हम अपने बच्चों में घुट्टी में नहीं डालेंगे, जीजाबाई ने शिवाजी महाराज के अंदर वो घुट्टी में पिलाया था कि एक महाराष्ट्र एक मराठा निकला था भारत के दक्षिण के क्षेत्र से, दक्कन से, और पूरे के पूरे मराठा रीजन को जानते हुए उन्होंने अपनी राजधानी को बनाया पूना में, और वहां से अपनी सत्ता को चलाई थी। औरंगजेब जैसा अत्याचारी पूरी उम्र लग गई, 1707 में जाके वो मर गया, लेकिन शिवाजी को छू नहीं पाया। उसी तरीके से राष्ट्रवाद की जो भावना पैदा करती है वो माएं करती हैं। जिस देश में माओ ने शिवाजी महाराज जैसे बेटों को जन्म दिया, जिस देश की ललनाओं ने भगत सिंह जैसे राष्ट्र प्रेमी को जन्म दिया, वो निपुती मां नहीं हो सकती है। तो आज लेकिन मैं अगर ये देखता हूं कि हमारे देश के कुछ पथभ्रष्ट, कुछ युवा भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे कई हजार, और इस तरीके की जब भावना से ओतप्रोत होकर के टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान की के लिए और कश्मीर की आजादी की बात करते हैं, तो मुझे उनके ऊपर दया आती है। क्योंकि अगर वो ऐसा कार्य ऑस्ट्रेलिया में करके दिखा दें, सीरिया और यमन में अगर ऐसा बोल के दिखा दें, तो शायद उन्हें फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाए। लेकिन क्योंकि ये देश बहुत ही सहनशील है, हमारा संविधान हमें इस बात की इजाजत नहीं देता। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हम अपनी मातृभूमि को गाली देने तक को भी अपने यहाँ पर अभिव्यक्ति समझते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है कि आज बहुत सारी ताकतें इस कार्य में लगी हुई हैं कि इस राष्ट्र की जो युवाओं की अंदर की जो युवत्व होता है, जो उनके अंदर के क्रांतिकारी जो विचार होने चाहिए, वो कहीं न कहीं इस पश्चिमी अंधाधुंध भौतिकवादी दौड़ ने उसको कुंद कर दिया है। आज का युवा जो है कहीं न कहीं एक सपना देखता है और भारत को गाली देता है और इस राष्ट्र को कुछ नहीं समझता है। अगर आप जरा सी पाकिस्तान की तरफ स्थिति देखें तो आपको समझ में आएगा कि आप कितने भाग्यवान हैं कि हमारा जन्म इस महान धरती पर हुआ है, जिसको आर्यावर्ते जम्बूद्वीपे भरत खंडे जिसको कहा गया, जिसमें हर प्रकार की सभ्यता के जाने के बावजूद भी यही सभ्यता जिंदा रही। बेबीलोन की सभ्यता खत्म हो गई, मिस्र की सभ्यता मिट गई। तो जो पाकिस्तान का तराना इकबाल लिखते हैं, वो अल्लामा इकबाल भी ये कहते थे कि क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। वो इसी बात को कहते थे क्योंकि कितनी सभ्यताएं आई, मेसोपोटामिया की सभ्यता आई, इंडा सभ्यता पैदा हुई अमेरिका में, और बहुत सारी सभ्यताएं आई। लेकिन क्या वजह है कि भारत की जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, उसके अलावा आज भी कोई सभ्यता आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि हमने एसेमिलेशन, जो हम मनोविज्ञान में पढ़ते हैं, एसेमिलेशन हमारे भारत की, और जो हमारे भारत की जो खूबी रही वो जो है साथ साथ में वो टॉलरेंस की रही, वो सहनशीलता की रही। भारत ने सदा ही जियो और जीने दो पर विचार किया, जियो और जीने दो हमारी पद्धति रही। जब आप एक फिल्म मेरे को याद आ रही है, शायद मनोज जी आपने देखी भी होगी, भारत चीन के युद्ध के बाद 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। और आप जानते होंगे कि उस युद्ध में भारत की सेना ने अपनी जान की बाजी लगाने के बावजूद भी बहुत नुकसान हमें हुआ। और 1966 पर उसको फिल्म के ऊपर उस हकीकत के ऊपर एक फिल्म बनी, हकीकत नाम से। और उस हकीकत फिल्म में बहुत ही सुंदर जो भूमिका बलराज साहनी ने निभाई है। अभी पिछले दिनों में वो एक क्लिपिंग देख रहा था, सुधीर चौधरी उसे दोबारा दिखा रहे थे कि वो बलराज साहनी अब उसमें एक बड़ा सटायर करते हैं। वो कहते हैं हमारे देश की सरकार ने हमें ये कहा है कि हमें गोली नहीं चलानी, हमारे को ऊपर से आदेश हुआ है कि हमने गोली नहीं चलानी, क्योंकि भारत जो है कभी भी किसी दूसरे के ऊपर गोली चलाता नहीं, गोली खाता आया है। और हमारे कई सारे सैनिक भी चले गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें गोली नहीं चलाने का आदेश है। देखिए कितनी बड़ी विडंबना थी कि वो आए, हमारा अरुणाचल प्रदेश, हमारा अक्साई चीन, हमारा लद्दाख जैसा एरिया उन्होंने रातों रात कब्जा कर लिया, और हमने जाकर के सीज फायर और युद्ध विराम की घोषणा कर दी। उस वक्त के जो राजनीतिक विचारधारा, जो सत्ता पे लोग बैठे थे, उनसे प्रश्न पूछा पंडित जवाहरलाल नेहरू से, महावीर त्यागी जो एक बहुत बड़े सांसद हुआ करते थे रुड़की के, उन्होंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा पंडित नेहरू से कि पंडित जी आप बताइए कि इतना बड़ा लद्दाख का एरिया हमारे हाथ से क्यों चला गया। तो पुष्पेश पंत एक बहुत बड़े राजनीतिक विचारक हुए हैं, मैंने उनकी किताब में मैंने पढ़ा कि महावीर त्यागी जी ये प्रश्न पूछते हैं तो
नेहरू जी अपनी टोपी नीचे उतार के दिखाते हैं और कहते हैं देखिए नहीं वो सॉरी मैं थोड़ा गलत तरीके से वर्णन कर गया। तो महावीर देसाई ने कहा कि इतना एरिया क्यों दे दिया, तो पंडित नेहरू ने कहा प्रश्न काल के अंदर जवाब देते हुए, क्योंकि वो जो क्षेत्र है वो पूरा बंजर क्षेत्र है, वहां पर एक घास का दाना भी नहीं उगता है। तो महावीर त्यागी जी ने कहा पंडित नेहरू जी से भरी सभा में, क्या आप अपनी टोपी को उतारेंगे? तो पंडित नेहरू ने कहा यह किस प्रकार का प्रश्न है? तो त्यागी जी ने कहा कि कृपया एक बार अपनी टोपी उतारिए। पंडित नेहरू ने अपनी टोपी उतारी। उन्होंने कहा पंडित जी आपके सर पे भी एक भी बाल नहीं उगता, तो इसका मतलब क्या अपना मस्तक कटा देंगे? लद्दाख हमारा मस्तक है, कश्मीर हमारा मस्तक है, ये हमारी जनमानस की भावना और हमारी सांस्कृतिक सोच से जुड़ा हुआ है। ये कोई एक कागज का टुकड़ा नहीं है कि आपने उसको रातों रात काट के दूसरे के हवाले कर दिया। क्योंकि जब भी राष्ट्र जो है बंटवारा होता है, तो उस राष्ट्र के बंटवारे में जो सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो उस देश की जनता को होता है। 4 लाख की आबादी रातों रात पाकिस्तान से हिंदुस्तान जब बांटा गया, तो उनको रातों रात कह दिया गया कि आपका मुल्क अलग हो गया, लाहौर को पाकिस्तान में मिला दिया गया। और हजारों निर्दोष लोग जब ट्रेनों से भारत आए तो बुरी तरीके से मौत के साए में आए। किस तरह का हम राष्ट्रवाद की कल्पना करते हैं जबकि निहत्थे लोग मार दिए जाते हैं। ये तमाम चीजें राजनीतिक बहस अपनी जगह है, लेकिन निर्दोष लोगों का पलायन आज भी जारी है। आज भी जो है बांग्लादेश से निर्दोष लोगों का पलायन जारी है। आज भी बहुत सारे निर्दोष बलूच भारत की तरफ कूच कर रहे हैं। बहुत सारे लोग निर्दोष आज भी सिंध से भारत की तरफ आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये समय आज विशेष तौर पे हमें मंथन का समय है, और असली में भारतीयता क्या है, असली में भारतीय राष्ट्रवाद क्या होना चाहिए, इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये एक भारतीय राष्ट्रवाद के ऊपर जो आज एक नई बहस शुरू हो गई, ये बहस को आज बुद्धिजीवियों ने इसके ऊपर विचार दिया है, लेकिन उसके अलावा हमने इसको क्रियान्वित करना है अपनी शिक्षा व्यवस्था के अंदर। जब तक हम इस बात को नहीं कहेंगे, हम अपने युवाओं के अंदर जब तक वो भावना नहीं लाएंगे, हमारे जो युवा साथी हैं उनको सर्वधर्म सद्भाव भारत की हमेशा से पॉलिसी रही है। हम किसी भी धर्म के हों, हमारा धर्म चाहे कोई भी हो, धर्म अनगिनत है, ईमान सबका एक है, ध्वंस सबका एक है, निर्माण सबका एक है, छोड़कर सद्भावना हरगिज ना आपस में लड़ो, डूब जाएंगे सभी, जलयान सबका एक है। तो जलयान तो हमारा एक ही है, इस जलयान के तो हम सभी के सभी नाविक हैं, तो हम आपस में क्यों लड़ें? हम इस देश के निवासी होने के नाते हम आपसी अपनी विचारधारा को, हम आपस के टकरावों को घर के अंदर सुलझा लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जो दुश्मन भारत के बाहर से हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, वो राष्ट्र जो कि रात दिन भारत को आंखें दिखाता है, उस राष्ट्र ने जिसने 70 साल में सिर्फ भारत के ऊपर घुसने की चेष्टा करी है, वो चीन, जिसने हिंदी चीन भाई भाई का नारा लगाते हुए पंचशील के सिद्धांतों के ऊपर जिसने हस्ताक्षर करे, और जिसने सदा ही भारत की पीठ पर छुरा घोंपा है। तो आज भी चाहे हम भारत में, चाहे 70 वर्ष बाद हम अपने को कितने ही आधुनिक कहें, आज भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं सहनशीलता की एक भावना है। लेकिन शायद अब दौर बदल रहा है। अब वो भारत 1962 वाला भारत नहीं है। अब वो भारत नहीं है जो कि थप्पड़ का जवाब अपने गाल पे सहन करे। एक गाल पे अगर थप्पड़ पड़े तो गांधी जी कहते थे दूसरा आगे बढ़ा दो। अब ये वो युवाओं का भारत है जो बदला लेना भी जानता है, जो अपने राष्ट्र की अस्मिता के लिए लड़ भी सकता है और अपने राष्ट्र के लिए अपनी जान भी दे सकता है। इसीलिए 20-22 जवानों का हमने अभी पिछले दिनों चीन में गलवान में जो जवाब दिया वो आपके सामने है। और किसी भी राष्ट्र के लिए उसके युवा उसके नायक होते हैं। हमारे देश के युवा नायकों ने सदा ही भारत का परचम उठाया। करगिल के युद्ध की बात करें, जो विश्व का सबसे अभी तक का ऊंचाई में लड़े जाने वाला पहला युद्ध था, उसमें भी भारतीय जन नायकों ने अपनी जान की बाजी लगाई। और ऐसा ही भारत के लिए ये क्षण हो सकता है आगे भी आने वाला है, लेकिन हमें तैयारी पूरी करनी चाहिए। आज बेशक भारत की आर्मी में बहुत नई ऊर्जा आ चुकी है, लेकिन अभी भी एक नया ट्रेंड आया है जो मैंने पीछे पढ़ा, जो कि काफी निराशाजनक भी रहा है, कि हमारे युवाओं में देश की आर्मी में जाने का जो एक जज्बा था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। पहले पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा युवा
फौज में जाया करते थे, राष्ट्र की सेवा के लिए जाया करते थे। आज जब मैं आज के पंजाब की स्थिति देखता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि एक तरीके से पंजाब की जो हालत हो गई, गांव गांव खाली हो गए, वहां के युवा कनाडा जा रहे हैं, वो टोरंटो जाना चाहते हैं, वो वहां बसना चाहते हैं। दिल्ली में चाणक्यपुरी में कनाडा की डिप्लोमा ये एम्बेसी है। कनाडा की एम्बेसी के बाहर अगर आप जब भी देख लें तो 5 किलोमीटर, आजकल तो लॉकडाउन है, मैं कई बार वहां से निकलता था, तो कनाडा की एम्बेसी के सामने कम से कम 5 किलोमीटर की लाइन रोज लग। इसी तरीके से यूएस की एम्बेसी के सामने। इसकी वजह क्या है कि हर पंजाब का नागरिक अगर अपने बच्चे को बाहर भेज देगा तो पंजाब में कौन रहेगा। जो गोल्ड मेडल ओलंपिक में सबसे ज्यादा, एशियाड में सबसे ज्यादा पंजाब के युवा लाया करते थे, वो आज कहीं ना कहीं नशे के शिकार हो गए। अगर आप वो पिक्चर देखें उड़ता पंजाब, अगर आपने वो देखी भी होगी, तो किस तरीके की वो पिक्चरों के माध्यम से आप देख रहे हैं किस तरह से नशे का कारोबार चल रहा है। हमारे युवाओं को अफीम पिला पिला करके नशे के अंदर सुला दिया जा रहा है। तो हम किस तरीके से नायकों का गठन करेंगे जब जवानी ही नशे में चूर होगी। वो जवानी क्या होगी जो नशे में अपने को बहा दे। अगर वो नौजवान राष्ट्र के लिए लड़ने की भावना एक खेल के माध्यम से, आज भी अगर मैं ओलंपिक में देखता हूं तो पदक तालिका में भारत का स्थान नीचे से सबसे पहला, नीचे से मैं कह रहा हूं, ऊपर से नहीं, बहुत नीचे होता है। और हम ये के सोच करके अपने मन में संतोष कर लेते हैं कि पाकिस्तान तो हमसे नीचे है, कोई बात नहीं। लेकिन हमें केवल पाकिस्तान से कंपेयर नहीं करना। जो विश्व की, जिसके पास 7वीं अर्थव्यवस्था हो, जो विश्व जिसमें चौथी जिसकी आर्मी हो, विश्व में जो दूसरे नंबर पे जिसकी सर्वाधिक जनसंख्या हो, क्या हमारे लिए चिंता और चिंतन का विषय नहीं होना चाहिए कि आज हमारे देश में आज भी एशियाड और ओलंपिक में हमारी कहीं उपस्थिति दर्ज नहीं होती। आज भी हम एक गोल्ड मेडल लेके आता है अभिनव बिंद्रा तो भारत माता का मस्तक ऊंचा हो जाता है। जब एक कोई मेडल हमारे साक्षी मलिक ने, अगर वो स्वर्ण नहीं ले पाई, केवल ब्रॉन्ज ले पाई, तो हमें कितना फक्र महसूस हुआ। जब पीटी उषा शून्य के एक बहुत सेकंड से रह जाती है तो देश को कितना बुरा लगता है। जिस देश में आजादी से पहले हॉकी में गोल्ड मेडल आया हो, आज उस हॉकी का क्या हाल है। वो हॉकी आज भी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है। तो ये तमाम चीजें हमारे राष्ट्रवाद से ही जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा इसमें मैं वो वाली बात करूंगा जो कि युवाओं को जोड़ सकती है, क्योंकि मैं युवाओं के बीच में रहता हूं, विश्वविद्यालय में युवाओं को पढ़ाता हूं। इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के युवा संगठन के साथ भी बहुत करीबी तौर से मेरे कार्य किया है। और नीतीश हमारा एक विद्यार्थी है, बहुत अच्छा विद्यार्थी है, युवा के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को उसने जोड़ा हुआ है। और बहुत तमाम तरीके के हमारे देश के अंदर युवाओं ने कार्य किया है। तो मुझे लगता है कि एक अध्यापक जब तक युवा की नब्ज को नहीं समझेगा, हम अपने इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र में भी यही बात करते हैं कि जब तक हम युवाओं को नहीं समझेंगे हम राष्ट्र को नहीं समझ सकते। और अगर युवा को समझना है तो युवा को उसकी भाषा के अंदर ही उसको युवा को युवा की भाषा और बोली में ही समझाना पड़ेगा। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूं आज जब राष्ट्रवाद पर कोई फिल्म नहीं बनती, आज राष्ट्रवाद के नाम पर जो है सिर्फ मजाक उड़ाया जाता है। आज जब जो है भारतीय युवा जो है कबीर सिंह जैसी फिल्में देखता है या वैसी फिल्में बनती हैं जो देखता है। जब हम आज भारतीय चेतना को अगर विकसित करना है तो हमारे युवा को बहुत हमें बचाना पड़ेगा। अगर आप इजराइल की बात करें तो इजराइल जिस दिन 1948 में आजाद हुआ तो उनके यहाँ बैठक हुई। उस बैठक में वहां के प्रधानमंत्री के साथ सेना के अध्यक्ष भी थे और बहुत सारे और वहां के गण्यमान्य व्यक्ति थे। वहां के प्रधानमंत्री ने ये प्रश्न पूछा कि हमें अपने युवाओं के लिए क्या करना चाहिए। हमारी सबकी, इजराइल के उस वक्त के नागरिकों की अलग अलग भाषा थी। कोई जर्मनी से आया हुआ यहूदी था, तो कोई यूरोप के किसी कोने से गया हुआ यहूदी था, सबकी भाषा अलग अलग थी। तो उस वक्त किसी ने कहा कि अभी हमें 1 साल वेट करना चाहिए और तब जाकर के हमें युवाओं को दोबारा से जोड़ना चाहिए। और उन्होंने कहा मेरा प्रश्न ये है कि हमें अपने देश की भाषा का माध्यम क्या करना चाहिए। एक व्यक्ति जो सबसे पीछे खड़ा था उसने हाथ खड़ा किया, उसने कहा कि माय डियर प्राइम मिनिस्टर, अगर आप मुझे मौका दें तो आज रात के 12 बजे से हम हिब्रू को, जो कि इजराइल की मातृभाषा है, उसमें अपने युवाओं को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। सारे के सारे भवन में जोरदार तालियों से उसका स्वागत हुआ
उन्होंने कहा बेशक हम लोगों को प्रयास करने पड़ेंगे, हम लोगों को अभी हिब्रू बोलनी नहीं आती, हिब्रू हजारों साल पुरानी भाषा है और हम सभी अलग अलग देशों से यहाँ आए हैं, लेकिन यदि हम प्रयास करेंगे तो हम कल से ही हिब्रू बोलना शुरू कर सकते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, मात्र 4 महीने के अंदर इजराइल ने सारा साहित्य, सारी पांडुलिपियां, सारे के सारे ग्रंथ हिब्रू में ट्रांसलेट कर लिए और अपने विद्यार्थियों को हिब्रू पढ़ाना शुरू कर दिया। एक छोटा सा देश जो चारों तरफ से राष्ट्रों से घिरा पड़ा है, जो उससे राष्ट्र जो है रात दिन दुश्मनी करते हैं, उनके सामने आंख से आंख मिला के चलता है। उसी तरह से चीन से भी अगर आपने दुश्मन से भी सीखिए, हजारों भाषाएं होने के बावजूद आज भी चीन के अंदर एक मैंडरिन भाषा बोली जाती है। चीन ने अपनी एक भाषा विकसित करी और उस भाषा में बोलता है। जब राष्ट्र की बात करनी होगी, जब आप राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो राष्ट्र की भाषा की भी बात करेंगे। हमारी सारी भाषाएं, हमारे सारे के सारे विकास की भाषा, हमारे सारे आधुनिक विज्ञान की भाषा, हमारे सारे कानून की भाषा, यहां तक कि हमारे देश के संविधान की भी भाषा अगर प्राइमरी तौर पे कोई देखा जाए तो वो अंग्रेजी है। हमारे देश के अंदर जो सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी भाषाओं में गर्व करना नहीं सिखा रहे। हम विद्यार्थियों को ये कहते हैं कि आप सबसे पहले किताबें पढ़िए, अंग्रेजी की किताबें पढ़िए। आज अगर आप पढ़ते हैं तो आप अंग्रेजी साहित्य को पढ़िए। अरे आपने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को पढ़ा, जिसने जो है 3 राष्ट्रों का राष्ट्रगान लिखा है? क्या आपने जो है आनंद मठ पढ़ी, जिसने वंदे मातरम का इतना बड़ा गीत दे दिया, जिसने सन्यासी मठ के ऊपर जिस पे फिल्म भी बनी? आपने उस नायक के विषय में पढ़ा? आपने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को पढ़ा? आपने भारत के रघुवीर सहाय को पढ़ा? आपने प्रेमचंद को पढ़ा? आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ा? आपने अगर हरगोविंद खुराना को पढ़ा? क्या आपने इन 2 लोगों के बारे में कभी कुछ जाना है? क्या आपने जेसी बोस के बारे में पढ़ा? इन वो लोग थे जिन्होंने अपने देश के लिए, अपनी भारतीयता के लिए, अपने देश के लिए वो सब कुछ किया। तो जो भी आप करें, तो मैं ये मानता हूं कि सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि अगर हम अपने आज के नायकों को, अगर हम ये कहें कि भारतीय विचारों को वो समझे अपनी भाषा में, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल। हम एक डायकॉटमी में, एक हिपोक्रेटिक, एक बहुत तरीके की हिपोक्रेसी में जी रहे हैं। इस हिपोक्रेसी को तोड़िए। और 70 वर्ष हो गए हमें आजाद हुए, अपनी भाषाओं में बात करिए, अपनी भाषाओं को माध्यम, अपनी मातृभाषाओं को उसका माध्यम बनाइए शिक्षा का। 4 शब्द अंग्रेजी में बोल लेने से आप इंटेलेक्चुअल नहीं हो सकते। 2-4 वर्ड अंग्रेजी के बोलने से आप एकेडमिकली बहुत रिच नहीं हो जाएंगे। आप क्यों ना अपनी भाषा में विचार करिए। चाइना का राष्ट्रपति जिनपिंग जब भी हिंदुस्तान आता है, अपने साथ ट्रांसलेटर लेके आता है। अब ट्रांसलेटर बोलता है। जब भी जापान का राष्ट्रपति शिंजो आबे हिंदुस्तान आते हैं तो अपने साथ वहां से उनकी ट्रांसलेटर आती है। इजराइल का राष्ट्रपति जब भी हिंदुस्तान आए, बेंजामिन नेतन्याहू हमेशा अपना ट्रांसलेटर लेके आए। और हमारे नायक जब भी बाहर जाते हैं वो सोचते हैं अंग्रेजी में बात करें। इस परंपरा को तोड़ने का कार्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। उन्होंने यूएन में जाकर के असेंबली में सबसे पहले भारतीय भाषा में बोला। और अब की सरकार ने भी मातृभाषा को बहुत ज्यादा उस पर कार्य करा है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा कार्य करने की जरूरत है। इसका मतलब मैं कोई भाषा थोपने की बात नहीं कर रहा, मैं हिंदी को थोपने की बात नहीं कर रहा। आपकी मातृभाषा अगर बंगला है तो आप बंगला को समृद्ध कीजिए। आपकी भाषा अगर तमिल है तो अपनी तमिल भाषा को समृद्ध कीजिए। आप अगर अपने देश की भाषाओं में बात करते हैं, अगर अपने देश के आप उसको बात करते हैं, तब हमारे को बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि हम जब तक अपने देश की एक संपर्क भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कि सी राजगोपालाचार्य भी कहते थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी कहा करते थे कि एक राष्ट्र में एक भाषा को बनाना चाहिए, हमें अपनी एक संपर्क भाषा बनानी चाहिए और अपनी भाषाओं को संपन्न करने की आवश्यकता है। एपीजे अब्दुल कलाम जब देश के राष्ट्रपति बने तो उनसे एक सवाल किया गया। उनसे कहा गया कि आपको भारत में आज सबसे बड़ी कमी क्या दिखाई देती है? एपीजे अब्दुल कलाम को आपके विषय में बताने की आवश्यकता नहीं है। वो भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहा गया, लोगों का राष्ट्रपति कहा गया। वो कहते हैं, अपनी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर में भी उन्होंने लिखा है और अग्नि की उड़ान में भी अगर आप पढ़ें तो वो ये कहते हैं कि आज जो सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि हमारे पास राष्ट्रीय चरित्र नहीं है। हमारे पास राष्ट्रीय चरित्र नहीं रह गया। आजादी से पहले और आजादी के बाद में एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि आजादी से पहले हमारे पास आईआईएम नहीं था, आजादी से पहले हमारे पास आईआईटीज भी नहीं थे, हमारे पास एम्स भी नहीं था, लेकिन हमारे पास जननायक थे, हमारे पास सुभाष चंद्र बोस थे,
जिनकी अनफॉरगेटेबल आर्मी ने, जिन्हें अनसंग हीरोज ने, जो अनफॉरगेटेबल आर्मी थी आजाद हिंद फौज, जिस पर भी पीछे दिनों फॉरगेटन आर्मी भी बनी, एक बहुत अच्छी वो भी बनी सीरीज, जिसको देख करके आप देख सकते हैं कि उन लोगों को स्वतंत्रता सेनानी का भी दर्जा नहीं दिया गया। वो सुभाष बाबू गुमनामी बाबा के तौर पे मर गए, उनको मार दिया जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो दिल्ली चलो को नारा देता है, जो कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जिसको हिंदी में बात करने की वो बात करता है, और इतने लोगों को साथ लेके जर्मनी में से लेकर के भारत के नेफा तक वो पहुंच जाता है। और असली व्यक्ति वो था जिसको सम्मान मिलना चाहिए था, जिसको सम्मान के साथ राष्ट्र में जिसके नाम पर कुछ होना चाहिए था, उसके नाम पर कुछ नहीं हुआ। तो ये राजनीतिक बहस का मुद्दा अलग है, लेकिन अगर आप राष्ट्रवाद अगर से सीखते हैं तो सुभाष चंद्र बोस से सीखना होगा। उनके विचार नहीं मिलते थे महात्मा गांधी से, उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। सुभाष बाबू के विचार नहीं मिलते थे गांधी जी से, तो उन्होंने कोई गांधी जी की आलोचना नहीं करी, क्योंकि वो उस बात में विश्वास करते थे कि रेखा के सामने बड़ी रेखा खींचनी चाहिए, उस रेखा को मिटाना नहीं चाहिए। उन्होंने एक बड़ी रेखा खींची, आजाद हिंद फौज का गठन किया। लेकिन आजाद हिंद फौज के उन नायकों के साथ हमने कितना बड़ा अपमान किया कि हमने आजाद होने के बाद उन्हें स्वतंत्रता सेनानी होने का भी दर्जा नहीं दिया, उन्हें फ्रीडम फाइटर भी नहीं माना। तो ये किस प्रकार की हम डायकॉटमी में जी रहे हैं। कितना ज्यादा अगर आप पाठ्यक्रम की बात करें तो हमने उन नायकों को ग्लैमराइज किया, उनको गौरवान्वित किया जिन्होंने भारत के लिए कुछ भी नहीं किया। आपने उन लोगों के बारे में इतिहास में कभी बात ही नहीं करी जो कि देश की आजादी के लिए मर गए। आपने बिरसा मुंडा के बारे में कभी सुना ही नहीं होगा, जिसने पूरा का पूरा एक आंदोलन खड़ा किया था अपने दम पर। एक युवा क्रांतिकारी, एक आदिवासी, आज झारखंड का पिता के रूप में जिन्हें स्थापित किया गया है, उस बिरसा मुंडा की कहानी के बारे में आप पढ़िएगा कभी। किस तरीके से ऐसे ऐसे जननायक हुए जिन्होंने अपने दम पर, सरकारों के दम पर नहीं, अपने दम पर लड़ाई लड़ी। क्योंकि भगत सिंह की वो बात मुझे आती है, वो कहते हैं कि जनाजे अपनी लड़ाई अपने कंधों पे लड़ी जाती है, दूसरों के कंधों पे तो जनाजे उठाए जाते हैं। तो अपनी लड़ाई को अपने कंधों पे लड़ना पड़ता है, और युवाओं को अपनी लड़ाई अपने कंधों पे लड़नी पड़ेगी। तो एपीजे अब्दुल कलाम की मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि इस वक्त जो, और पहले और अब में, आजादी से पहले और आजादी के बाद में अगर कोई अंतर है तो वो ये है कि हमारे पास आज रोल मॉडल्स की कमी है। वी आर लैकिंग इन फ्रंट ऑफ रोल मॉडल्स। आज हमारे पास अगर किसी चीज की कमी है तो हमारे पास जन नायकों की कमी। आज का युवा इसलिए भटक रहा है क्योंकि उसके पास कोई नायक नहीं है, उसके सामने कोई चरित्र नहीं है। आजादी से पहले आपके पास इतने सारे चरित्र थे। आज भी आप स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, जो 1893 में शिकागो में जाते हैं और भारत की धर्म संसद, विश्व धर्म संसद में भारत का परचम लहराते हैं। वो जननायक था जिसने पूरे पाश्चात्य संसार को ये बताया कि इंडिया इज नॉट ए कंट्री ऑफ मंकी गॉड्स, वी आर नॉट ए कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स। जो मैकॉले लिखता है 1835 में, even the true self of the European literature is the worth than whole literature of India and Arabia। और वो अपने फादर के नाम जो लेटर लिखता है, और विलियम बेंटिक के नाम पर वो जो पूरा मैकॉले मिनट लिखता है, उसको भारत के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन पूरी भारत की शिक्षा को आमूल चूल परिवर्तन मैकॉले कर देता है। उस 1835 में किए गए पाप का को धोने का कार्य विवेकानंद जी 1893 में जाके करते हैं। आज भी हम विवेकानंद जी की बात करते हैं जिनको गए हुए शताब्दी बीत गई। आज भी हम उन्हीं नायकों की बात करते हैं जो इतिहास में दर्ज हो चुके हैं, जो कई सौ साल पहले इस दुनिया में आए थे और चले गए। हम चंद्रशेखर आजाद की बात करते हैं, हम भगत सिंह की बात करते हैं। आज भारत के अंदर मुझे 5 ऐसे जननायकों की बात बता दीजिएगा जो वाकई जननायक हैं। वो ऐसे नायक हैं जिनको लोग श्रद्धा की नजर से देखते हैं। अटल जी जब खड़े होते थे बोलने के लिए तो मनोज जी को याद होगा 15-15 मिनट के पॉज लिया करते थे। और इंदिरा गांधी ने जब संपूर्ण क्रांति करी जयप्रकाश नारायण ने के नेतृत्व में, तो उनकी क्रांति को फेल करने के लिए डीटीसी की बसें बंद करवा दी। एक जगह मैंने पहले भी बात शहीद की थी। और लोगों को घरों में रोकने के लिए उस वक्त की बड़ी लोकप्रिय फिल्म बॉबी जो थी, और ऋषि कपूर की बहुत बड़ी फिल्म थी, वो लगा दी गई। लोगों को तब भी नहीं रोक पाई वो अपने घरों में। लोग पैदल चल करके 15-15, 20-20 किलोमीटर पैदल चल के वो आते हैं वोट क्लब और अटल जी को सुनने के लिए। अटल जी 1 घंटे लेट आते हैं, 1 घंटे लेट आते हैं, लेकिन लोग वहां खड़े रहते हैं क्योंकि लोगों का विश्वास था कि अटल जी अगर बोलेंगे तो उनके बोलने, उनकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं होगा। आज दिक्कत यह है कि कथनी और करनी में हमें बहुत अंतर नजर आता है।
वो कथनी और करनी एक जैसी होनी चाहिए और हमें बहुत ज्यादा अविलंब नहीं करना चाहिए। अपने देश के पाठ्यक्रम, अपनी पाठ्य पुस्तकों के अंदर अपने देश के जननायकों की बात करनी चाहिए, अपनी मातृभाषा की बात करनी चाहिए। हम जितना बोरो करके पढ़ा रहे हैं आज, सारी फिजिक्स की थ्योरी, सारी केमिस्ट्री, हमारी सारी साइकोलॉजी, हमारे सारे अर्थशास्त्र के, इकोनॉमिक्स के जितने सिद्धांत हैं, हमें बाहर से ही एग्जाम्पल लेके आने पड़ते हैं। क्या आपने भारतीय अर्थशास्त्र को पढ़ा है? क्या आपने भारतीय मनोविज्ञान को समझा? लालियत पंचवर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ियत प्राप्नोतु षोडशे वर्षे पुत्र मित्रे समाचरे। क्या आपने कौटिल्य नीति को पढ़ा? क्या लिखता है कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में? वो मात्र अर्थशास्त्र की बात नहीं करता, वो राष्ट्रवाद की भी बात करता है, वो राष्ट्र नायकों की भी बात करता है, वो राजा के कर्तव्य की भी बात करता है, वो प्रजा के कर्तव्य की भी बात करता है, वो एक आदर्श समाज कैसा होगा इसकी भी परिकल्पना करता है। एक आदर्श समाज में क्या होना चाहिए वो इसकी भी बात करता है। राजा का क्या धर्म होना चाहिए, प्रजा का क्या धर्म होना चाहिए, समाज के क्या नियम होने चाहिए। जो राष्ट्र अपने लिए नियम नहीं बनाता वो राष्ट्र बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। और अगर हम एक राष्ट्र के के नाम पर हम सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद का केवल नारा लगाएंगे, अगर हम सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद का भाषण देंगे, तो उससे राष्ट्रवाद नहीं आने वाला। हमें अपने बच्चों के अंदर, ये उनकी हर माता का फर्ज है कि अपने बच्चों के अंदर ये सिखाए कि पहले देश है, उसके बाद में सब कुछ है। आपको गुरु गोविंद सिंह महाराज से सीखना पड़ेगा, जिन्होंने अपने साहबजादों को राष्ट्र के लिए दीवारों पर चिनवा दिया। क्या उनकी पत्नी को इस बात का दुख नहीं था? उसके चारों साहबजादों को जो दीवार में चिनवा दिया जा रहा है। गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश दे दिया। तो इस देश में जहां इतने नायक हुए हैं, जहां पर इतने बड़े लोग हुए हैं, आज अगर हम ये देखें कि क्यों हमको राष्ट्रवाद के लिए हमें आग्रह करना पड़ रहा है, हमें राष्ट्रवाद के नाम पर जो है बहुत ज्यादा लोगों को समझाने के लिए ये कहना पड़ रहा है, नहीं, ये चीज तो होनी नहीं चाहिए। अगर आप विश्व के किसी भी देश में जाएं तो सिविक्स के नाम पर या सिटीजनशिप के नाम पर अमेरिका या किसी विश्व में जाएं तो परमानेंट पैट्रियोटिज्म कोई एक ऐसी चीज नहीं होती जिसको पढ़ाया जाए। ये तो नसों में होना चाहिए। ये तो किताबों में, चाहे साइंस का विद्यार्थी हो, चाहे वो मनोविज्ञान का विद्यार्थी हो, चाहे वो सीए हो, चाहे अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हो, ये कंपलसरी होना चाहिए। हमें अपने विद्यार्थियों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना को किताबों में ही नहीं डालना, बल्कि उसको पढ़ाना है। इसके लिए और कहीं से अध्यापक नहीं आएंगे। इसके लिए जो अध्यापक सामने खड़ा है उसी को अपने यहाँ पर बात करनी पड़ेगी। अभी मैं गोर्बाचेव जी की जीवनी पढ़ रहा था, जो कि मिखाइल गोर्बाचेव रशिया के राष्ट्रपति हुए। 1986 में भारत सोवियत संघ महोत्सव हुआ था। मैं उसमें उस वक्त 8वीं कक्षा में पढ़ता था। मैं उस वक्त उस सोवियत महोत्सव में दिल्ली के एनसीसी के 5 दिल्ली बटालियन का प्रतिनिधित्व कर रहा था। 8वीं कक्षा का विद्यार्थी था। तो मैंने मिखाइल गोर्बाचेव को एक भाषण में सुना। उन्होंने रशियन में वो भाषण दिया। उनका अनुवादक जो था वो उसको ट्रांसलेट करके उसने बताया, और भारत के प्रधानमंत्री तो राजीव गांधी थे, वो अंग्रेजी में बोल रहे थे, लेकिन गोर्बाचेव ने रशियन में बोला। गोर्बाचेव ने एक बात बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा, जब मैं यूरोप में पढ़ रहा था तो यूरोप में 2 बच्चे थे जापानी, और जापानी जो बच्चे थे वो अपनी पेंसिल को छिल रहे थे, और एक बच्चा लिखता था, दूसरा सिर्फ पेंसिल छिलता था। तो गोर्बाचेव ने कौतूहलवश पूछ लिया कि भैया तुम मेरी पेंसिल ले लो, अगर आप रशिया की पेंसिल लेना चाहो उससे लिख लो, इंग्लैंड की ले लो, 2 रुपए की पेंसिल है, कोई बहुत महंगी भी नहीं है। तो वहां पर जापानी विद्यार्थी क्या उत्तर देता है गोर्बाचेव को? कहता है, माय डियर फ्रेंड्स, यू आर राइट, वी कैन यूज योर पेंसिल ऑल्सो, और वी कैन बोरो द पेंसिल फ्रॉम एनी अदर कंट्री, और वी कैन बाय ऑल्सो। लेकिन व्हाट अबाउट जापान एंड ऑन द प्रेस्टीज ऑफ एंड सेल्फ रिलायंस ऑफ जापान? जापान के स्वाभिमान का क्या होगा? उसने कहा कि बेशक 1945 में जापान को अमेरिका ने बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया, हिरोशिमा नागासाकी 2 बड़े शहर खत्म कर दिए, लेकिन जापान एक इतनी बड़ी ताकत बनेगा कि जापान की पेंसिल दुनिया इस्तेमाल करेगी। वो जापान आज कहां पर है? उस जापान ने किसी दूसरे विश्व के सामने हाथ नहीं फैलाया। फुकुशिमा, अभी उनका संयंत्र जो था पूरी तरह से रेडियो एक्टिव पदार्थ बह गए, पूरा विश्व त्राही त्राही कर रहा था। जापान ने किसी के सामने सुनामी आई तो 1 पैसा नहीं मांगा, उसने कहा हम अपने दम पर जिएंगे। ये जापान के लोगों से सीखने वाली बात है। तो ये दुनिया में किसी ने कहा जापान के राष्ट्रपति से कि आपने अमेरिका से बदला लेने का प्रयास क्यों नहीं किया? जापान को तो तबाह कर दिया था अमेरिका ने। तो अमेरिका के
तो जापान के राष्ट्रपति बहुत ही सुंदर बात कहते हैं, जापान में अभी भी राजतंत्र है और राजतंत्र के साथ साथ वहां पर प्रजातंत्र भी है। तो जापान के राज्याध्यक्ष कहते हैं कि हमने तो जापान ने तो उसी दिन अमेरिका से बदला ले लिया जिस दिन व्हाइट हाउस में वहां का राष्ट्रपति सोनी टीवी में देख करके अब न्यूज सुनता है। तो कितनी बड़ी बात है। उन्होंने कहा हमने तो तकनीक से पूरा अमेरिका जीत लिया। आज अमेरिका के घर घर में जापान का टीवी इस्तेमाल होता है। आज सोनी और पैनासोनिक जैसी कंपनियों ने अमेरिका का आधा बाजार खरीद लिया। तो ये जो है एक नई तरीके की राष्ट्रवाद की बात करी जा रही है। आज आपको जरूरी नहीं है आर्मी भेज करके वहां पर अब उस राष्ट्र को देखें। आज देखिए कितनी बड़ी बड़ी महाशक्तियां छोटे छोटे देश हैं। आपने अगर साउथ कोरिया को देखना हो तो साउथ कोरिया एक छोटा सा आइलैंड है। आप देखिए वहां से सैमसंग, एलजी और आपके घरों में सारे टीवी, आपके सारे फ्रिज वहीं से आते हैं। वो छोटे छोटे देश हैं लेकिन उनके पास सपने बहुत बड़े हैं। वो छोटे छोटे देश हैं, उनके पास सपने बहुत बड़े हैं। और हम एक बहुत बड़ा देश हैं, हम एक बहुत बड़ा राष्ट्र हैं, लेकिन राष्ट्र कोई कागजों में लिखी हुई आड़ी तिरछी रेखा नहीं हुआ करता। राष्ट्र कागज और मानचित्र पर खिंची हुई आड़ी तिरछी रेखा नहीं होता। राष्ट्र तो वो होता है जो दिल में होता है। राष्ट्र तो वो होता है जो हर व्यक्ति के मन में होता है। और जब तक आप अपने दिल में राष्ट्रवाद जिंदा नहीं रखेंगे कि राष्ट्र मेरा है, मैंने अपने राष्ट्र को सब कुछ देना है। हम अगर भारत में रह करके गंदगी फैलाते हैं और बाहर के मुल्कों में जाके कहते हैं कि वाह बहुत बड़ी सफाई हो रही है, वाह बहुत अच्छा राष्ट्र है, पर मेरे राष्ट्र में तो ये नहीं होता, तो वाकई आप अपने राष्ट्र को गाली दे रहे हैं। जापान में कुछ नहीं होता, आम भी नहीं होते। स्वामी राम तीर्थ जी जब वहां गए तो उनको आम खाने की इच्छा हुई। तो राम तीर्थ जी को जब आम नहीं मिले तो एक जापानी को पता चला, वो भाग करके जाके वहां उनके लिए 1 किलो आम लेके आया और उसने उनको कहा कि स्वामी जी ये आम ग्रहण कीजिए, आप भारत में जाके किसी को मत कहिएगा कि आपको आम नहीं मिले, क्योंकि जापान पूरी तरह से समुद्र से घिरा हुआ राष्ट्र है। वहां पर कोई भी जो है ना खाद्य पदार्थ नहीं होता। कितना बड़ा स्वाभिमान है वहां के लोगों का। और आज हम हमारे भारत में जो लोग विदेशी भारत से आते हैं पर्यटक, हम उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। वो हमारी गरीबी का उपहास उड़ाते हैं, वो उसके ऊपर ऑस्कर देते हैं, वो उसके ऊपर फिल्म बनाते हैं, वो हमारी गरीबी का मजाक बनाते हैं और हम खुश होते हैं कि उस मूवी पर हमारे को ऑस्कर प्राइज मिला है। वो यहां पर आकर के हमारी गरीबी खरीदते हैं, वो यहां पर आकर के प्लांट लगाते हैं। जापान से कभी पूछेगा, कभी टेक्नोलॉजी नहीं बेचेगा। होंडा का प्लांट लगाएगा, कभी टेक्नोलॉजी नहीं बेचेगा। वो हमेशा यहाँ के लोगों को एम्प्लॉय करके उनको जापान भेजेगा, कहेगा पहले जापानी सीख के आओ और फिर जापानी लोगों से जापानी में बात करो। कोरियन यहाँ पर प्लांट लगाएंगे तो कोरियन सिखाएंगे, 6 महीने की ट्रेनिंग कोरिया में जाकर के देंगे। उनके लोगों का आप स्वाभिमान को समझिएगा, उनका स्वाभिमान ये है। और हम अभी भी हम केवल ब्लेम गेम खेल रहे हैं। ये ब्लेम गेम कब तक खेला जाएगा? हम कब तक किताबी दुनिया में रहेंगे? हम कब तक राष्ट्रवाद को किताबों में जिंदा रखेंगे? हम कब तक जो है मैकॉले को गाली देते रहेंगे? हम कब तक जो है हम भारत दैट इज इंडिया बोलते रहेंगे? एक राष्ट्र जिसके 2 नाम है, कितना बड़ा मजाक है। भारत दैट इज इंडिया। अरे भारत की अस्मिता इंडिया से ज्यादा बड़ी है। भारत एक बहुत बड़ी परिकल्पना है। भारत इंडिया नहीं हो सकता है। हर चीज को ट्रांसलेट नहीं किया जाता है। मातृभाषा को ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। लोरी को जो मां गाती है ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। लेकिन हम भारत दैट इज इंडिया का ही सपना लेके चल रहे हैं। हम होंगे कामयाब, एक दिन यही नारा लगाते जा रहे हैं। वो कौन सा दिन आएगा जब हम कामयाब होंगे? वो कौन सा दिन आएगा जब हम ये कहेंगे कि भारत पूरी तरीके से आजाद हो, भारत जो है वाकई जो है अपने सपनों को पूरा कर रहा है? तो हमें अपने देश के अंदर इस प्रकार की एक वो करनी पड़ेगी कि हमें एक ऐसी संचेतना विकसित करनी पड़ेगी, इंडिया दैट इज भारत नहीं, भारत ही सब कुछ होना चाहिए। तो जब हम एक राष्ट्र के इतने नाम, आपने विश्व में अमेरिका का कोई और नाम नहीं सुना होगा, आपने जापान का कोई और नाम नहीं सुना होगा, आपने चीन का कोई और नाम नहीं सुना होगा, इजराइल को इजराइल के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन भारत को भारत दैट इज इंडिया कहा जाता है। ये कितना बड़ा मजाक है। हालांकि मैं किसी सरकार के ऊपर प्रश्न नहीं उठा रहा, लेकिन मैं एक मांग करना चाहता हूं भारत की सरकार के साथ कि क्योंकि इंडिया का नाम भारत क्यों न किया जाए? क्योंकि भारत के साथ भारतीयता जुड़ी हुई है, भारत के साथ भारतीय लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, भारत के साथ लोगों की 5000 साल पुरानी वाली अस्मिता जुड़ी हुई है। इंडिया नाम तो हमें दिया गया, हमारा नामकरण किया गया अंग्रेजों ने, और उन्होंने अपने पैमाने पर हर तरीके की चीजों को नामांकित दोबारा से पुनर्लेखन किया। उन्होंने सारे की सारी चीजों को जो अच्छा लगता था उन्होंने वो किया। हमारे इतिहास को उन्होंने पूरी तरह डिस्टॉर्टेड किया।
जिसको गांधी जी भी ब्यूटीफुल ट्री कहा करते थे, जिस शिक्षा को महात्मा गांधी ने अपने उसमें लिखा, हरिजन नाम के एक पत्र निकालते थे कि अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने हिंदुस्तान का जो ब्यूटीफुल ट्री था उसको उन्होंने पूरी तरीके से उखाड़ करके फेंक दिया और अपना पौधा लगा दिया। धर्मपाल जी जो है एक बहुत बड़े विचारक हुए, एक अर्थशास्त्री हुए हैं, उनकी एक किताब है द ब्यूटीफुल ट्री, कभी आप उसमें पढ़िए। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, इरविन से के साथ मिलते हैं और इरविन के साथ भी वो इस बात को करते हैं कि किस तरह से भारत के लोगों की शिक्षा को अंग्रेजों ने बदलने का कार्य करा। हिंदुस्तान में अगर आप भारत की बात करें तो भारत में लोग अनपढ़ नहीं थे। 1947 तक भारत का $1 $1 के बराबर था। $1, $1 इज इक्वल टू 1 रुपी। आज डॉलर कहां पहुंच गया और हम कहां रह गए? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कहीं ना कहीं हमारे को खोजनी पड़ेगी। हम इसलिए इतने नीचे चले आए, और किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी अर्थव्यवस्था और उसके रुपये की ताकत से होता है। हमसे तो आगे बैंकॉक है, जिसका रुपया ₹2.5, हमारे रुपये से ₹2.5 है। हमसे तो आगे छोटा सा देश ताइवान है, मैं वहां गया, उनका रुपया हमारे से ₹7 आगे है। हांगकांग एक छोटा सा मुल्क है, इतना सा, वो ₹16 है। भारत डॉलर के मुकाबले में 75 रुपए का हमारा, उनका 75 हमारे 75 रुपए और उनका $1। तो देखिए कितनी बड़ी, आप अगर बात करें तो इकोनॉमी में अगर आपको आमूलचूल परिवर्तन करने पड़ेंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं वोकल फॉर द लोकल, जो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमें वोकल होना पड़ेगा लोकल के लिए, और इसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारे युवाओं को, हमारे एंटरप्रेन्योर्स को, जो हमारे वो जो हमारा जो स्वावलंबन है उसको हमें कहीं ना कहीं पुष्ट करना पड़ेगा। और हमारी एजुकेशन को भी, जो रियल एजुकेशन होनी चाहिए थी, जिसको 3H एजुकेशन हम कहते हैं, एजुकेशन के स्टूडेंट को हम कहते हैं। एजुकेशन आज भी, शिक्षा जो है वो विद्यार्थियों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना विकसित नहीं कर रहा, वो उनके सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तरफ ले जा रहा है। हमें हृदय, मस्तिष्क और की तरफ भी शिक्षा को लेके जाना है। तो एजुकेशन ऑफ हेड, एजुकेशन ऑफ हार्ट एंड एजुकेशन ऑफ हैंड, तीनों एजुकेशन का समन्वय करना पड़ेगा। जब तक हम तीनों तरीके की शिक्षाओं का समन्वय नहीं करते, शिक्षा मात्र और मात्र व्यक्ति का केवल मस्तिष्क का विकास ना करे, बल्कि एक अच्छी शिक्षा वो है जो हृदय के झंकारों को छुए, जो हमारे हृदय के तारों को झंकृत करे और हमारे हाथ को भी, यानी हमें मैनुअल वर्क करना भी सिखाए। आज का विद्यार्थी अपने घर के कार्य को नहीं करना चाहता, हर विद्यार्थी बाहर सेटल होना चाहता है। जब तक आप उन्हें आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे, सबसे पहले स्वावलंबन की शिक्षा देनी पड़ेगी। तो शिक्षा के अंदर जो बहुत सारे हमने सूचनाएं ठूस दी हैं, उनको हमने बोरो कर दिया, बहुत सारा हमने एक्सपोर्ट करके बाहर से ले लिया। हमें अपने देश की जरूरत के हिसाब से अपनी शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ेगा। जब तक हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन नहीं करेंगे, हम जब तक बोरोड एजुकेशन देते रहेंगे, हम खरीदी हुई शिक्षा जब तक अपने बच्चों को देते रहेंगे, हम अपने करिकुलम के अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे, अपनी मातृभाषाओं में अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे, हम तब तक पिछलग्गू बने रहेंगे। अगर आज आप अगर देखें तो कितने हमने नोबेल laureates पैदा करे। हालांकि नोबेल पुरस्कार कोई बहुत बड़े विकास का पैमाना नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन आज भी अगर आप देखें, साहित्य में हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि में नोबेल पुरस्कार मिला, आजादी से पहले मिला। आजादी के बाद कितने हमने साहित्यकार पैदा करे, और गीतांजलि में जो उनको नोबेल पुरस्कार मिला, वो भी आपको मैं बता दूं, वो ओरिजिनल उनकी जो कृति थी, वो बंगला में लिखी हुई थी, उसको बाद में ट्रांसलेट किया गया। तो मुझे आपसे ये कहना है कि आप जब तक अपने भारतीय लोगों को जब तक आप अपने विकास को नहीं करेंगे, जब तक आप सुंदर पिचाई जैसे 10-15 सुंदर पिचाई नहीं बनाएंगे, जो कि भारत के लोगों के लिए निवेश करने की बात करते हैं, ऐसे लोगों को जब तक आप अपनी शिक्षा के अंदर नहीं पैदा करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। और मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद जो है वो केवल और केवल किताबी बात नहीं होती। राष्ट्रवाद का जो सपना अगर आपने देना है तो उसके लिए अपने अंदर के जो भगत सिंह है उसको जगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर ये भावना है कि भगत सिंह तो पड़ोस में पैदा हो, कोई भी अपने घर में भगत सिंह पैदा होना नहीं चाहता, क्योंकि अगर भगत सिंह पैदा हुआ तो 23 वर्ष की अवस्था में चला गया, तो हम जिंदाबाद के नारे लगाना चाहते हैं, सोचते हैं कोई और हमारी लड़ाई लड़े। आज इस देश के अंदर जो सबसे बड़ी चीज है वो यही है कि हमें अपने युवाओं को उस रास्ते से, जिस रास्ते पे आज का युवा चल पड़ा है, जो नशे का रास्ता है, जो कि एक गलत तरीके का रास्ता है, जो भौतिकवाद का रास्ता है, जो एक अंधाधुंध हम जो इमिटेशन करने लग गए हैं, हमें अपना वो लगाना पड़ेगा। अपना अस्तित्व अगर ढूंढना है तो आपको
मिशन मंगल जैसे मिशन से सीखना पड़ेगा। जब परम कंप्यूटर हमारे देश में इजाद किया गया, अमेरिका ने हमारे को अपनी टेक्नोलॉजी नहीं दी, हमने अपनी टेक्नोलॉजी को इजाद किया। तो भारत के वैज्ञानिकों में बहुत दम है। मैं निराशा की स्थिति बिल्कुल नहीं देखता, ना मैं ये कहना चाहता कि निराश होने की आवश्यकता है। अमेरिका में आज भी सारे साइंटिस्ट 90% इंडियन है। इसरो में और नासा में जो बेस्ट साइंटिस्ट है वो इंडियन है। अमेरिका में बेस्ट डॉक्टर्स इंडियन है। कनाडा में जितने भारतीय हैं वो भी भारतीयता का सपना देखते हैं। हमें उनकी भी मदद लेनी है। भारत सरकार एनआरआई डे मनाती है, वो भारत को सींचने का कार्य करते हैं और हमें उन भारतीयों को भी इस यज्ञ में जोड़ना है और कोशिश करनी है कि अपने देश के शिक्षकों को, अपने देश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अगर हम अपने इस मंथन से जोड़ पाए, अपने राष्ट्र के जो बेसिक, जो हमारे बुनियादी प्रश्न हैं, मौलिक अधिकारों से ज्यादा जो नीति निर्देशक तत्व जो भारत के संविधान के भाग 4 में है, जो समता, समानता और बंधुत्व की बात करते हैं, हमें उन तक जोड़ना पड़ेगा। और वो वाकई वही समानता हो सकती है जब हम अपनी शिक्षा के द्वारा एक समानता की भावना करें। जब तक आप दोहरी तरीके की शिक्षा नीति देंगे, जब तक आप एक देश में सरकारी, प्राइवेट और निरंतर अलग अलग तरीके के स्कूल देंगे कि जिसका बटुए में जितना पैसा है वो अपने बच्चे को उतनी ऊंची शिक्षा देगा, जब तक आप शिक्षा को खरीदने के आधार पर, बेचने के आधार पर चलाएंगे, आपके यहाँ और हमारे देश में आज भी मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि 100 विश्वविद्यालयों में भारत का एक भी विश्वविद्यालय का नाम नहीं है। यह भी एक भारतीय के लिए राष्ट्रवाद का प्रश्न है कि क्यों 100 विश्वविद्यालयों में हमारे देश का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है, जबकि आजादी से पहले तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी जो काठियावाड़ में था, वहां पर देश में विदेश से सबसे बेस्ट स्टूडेंट आया करते थे। क्या हमारे देश में फाइयान नहीं आया? क्या हेनसांग नहीं आया? क्या अलुबर्नी नहीं आया? क्या मैग्नस थीस नहीं आया? क्या हिंदुस्तान में जर्मनी से मैक्स मुलर नहीं आया, जिसने कहा संस्कृत से बड़े देश के अंदर कोई, इस संसार में अगर कोई भाषा है तो संस्कृत है। इतना बड़ा व्यक्ति भारत में आकर के बात कह के गया और हमने उनकी बातों को भुला दिया। तो मुझे लगता है कि आज जो है हमारे देश के विश्वविद्यालयों को भी सीखना चाहिए। हम NIRF के आधार पर अपने देश के विश्वविद्यालयों को रैंकिंग तो दे रहे हैं, लेकिन आज भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु वो भी 100 में बहुत पीछे है, कहीं पर उसका स्थान भी 100 के बाद ही आता है। हमारे तमाम IIMs भी नहीं आते। भारत का जो परचम था, जो कि नालंदा और तक्षशिला में इतना ऊंचा था, 8 कहते हैं फ्लोर का तो हॉस्टल ही था। जब वहां स्टूडेंट पढ़ते थे तो 8 फ्लोर की लाइब्रेरी हुआ करती थी, जिसको महमूद गजनवी ने आकर के वो सारे के सारे ग्रंथों को जला दिया। आज उस नालंदा और तक्षशिला के हालात देखेंगे तो आपको रोना आ जाएगा। तक्षशिला तो खैर भारत में नहीं है, रावलपिंडी में है, लेकिन नालंदा तो भारत में है, बिहार के अंदर। आज भी उसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। तो जिस देश ने नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय दिए, जहां पर जो सिरमौर्य विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जहां से चाणक्य जैसे जननायक निकले, जहां से चंद्रगुप्त मौर्य निकला, जहां से इतने विद्वान निकले, हेनसांग और फाइयान अपनी ट्रेवलॉग्स में लिखते हैं कि भारत में ज्ञान की गंगा बहती थी। उस देश में आज अगर मुझे रोना आता है कि हमने अलग अलग तरीके की शिक्षा व्यवस्थाएं करी हुई हैं। जिसके पटुए में पैसा है वो अपने बच्चे को मेयो कॉलेज अजमेर, लॉरेट और DPS जैसे में पढ़ाता है। जिसके पास पैसा नहीं है वो अपना सरकारी स्कूल में पढ़ाने को मजबूर है। तो किस देश में अभी भी हम बटुए से शिक्षा को निर्धारित कर रहे हैं। विश्व के अन्य देशों का मुकाबला हम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे देश की शिक्षा एक जैसी नहीं होगी, जिसको कोठारी कमीशन भी कहता है 1964-66 में कि एक शिक्षा, एक देश, एक प्रकार की करिकुलम और एक जैसी शिक्षा व्यवस्था। हमने अपनी शिक्षा व्यवस्था को फ्रेगमेंटेड किया हुआ है। कोई नवोदय स्कूल खुले हुए, कहीं सैनिक स्कूल, कहीं केंद्रीय विद्यालय, कहीं नवयुग स्कूल, कहीं सर्वोदय विद्यालय। तो अलग अलग तरीके के स्कूल खुले हुए हैं और अलग अलग तरीके का पाठ्यचर्या को पढ़ाया जा रहा है। और हर व्यक्ति अपने बच्चे को अपने पैसे से अलग अलग शिक्षा लेने के लिए, तो शिक्षा एक तरीके से व्यापार बन गया। जो बच्चे जो पढ़ना चाहते थे वो नहीं पढ़ पाते। आप विदेशों से कंपटीशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैंने सीखना है कि वहां पर हेल्थ के सेक्टर पर और एजुकेशन के सेक्टर पे कोई दोहरा व्यवहार नहीं। हमारी शिक्षा ही दोहरापन पैदा कर रही है। हमारी शिक्षा में ही असमानता है। जब तक शिक्षा में आप समानता नहीं लाएंगे, आप राष्ट्रवाद का सपना पूरा नहीं कर सकते। एक तरफ JNU जैसे विश्वविद्यालय हैं जहां पर 8 रुपए में आपको रहने के लिए हॉस्टल मिल जाता है और फिर वहां से आप देश के टुकड़े होने की बात करते हैं। और एक तरफ मेरा विश्वविद्यालय है जहां 75,000 रुपए लेते हैं, या IIM है जहां 2-2, 2.5 लाख रुपए लिए जाते हैं। तब इस देश की शिक्षा व्यवस्था में ही इतने सारे फ्रेगमेंटेड होंगे, जब इतने सारा विरोधाभास होगा,
जब देश का नीति निर्देशक सिद्धांत ये कहते हैं कि शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, निःशुल्क और अनिवार्य, और हम शिक्षा का कानून बनाते हैं 2009 में, राइट टू एजुकेशन, जो कि संविधान के 93 संविधान संशोधन के द्वारा आता है, जहां पर आज आप देखें बिहार के अंदर सारे के सारे बिहार के बच्चे भारत के हर राज्य में आना चाहते हैं। जिस बिहार ने जो है इतने बड़े बड़े मगध साम्राज्य को दिया, जहां का विश्वविद्यालय देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय होता था नालंदा, वहां के बच्चे आज बाहर आ रहे हैं। वो राज्य जो सबसे बड़ा देश का सिरमौर राज्य होता था, आज उस राज्य की क्या हालत हो गई। जो प्राकृतिक संसाधनों से युक्त राज्य है, वहां पर क्या स्थिति हो चुकी है। इसी तरह से भारत के अन्य राज्यों की भी स्थिति है। तो मुझे लगता है कि हमें जब तक अपनी शिक्षा व्यवस्था में जब तक हम आमूलचूल परिवर्तन नहीं करेंगे, और इसके लिए हमारे राजनीतिक लोगों को बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। यथा राजा तथा प्रजा, महाजनो येन गता सह पंथा, भगवत गीता कहती है महाजनो येन गता सह पंथा, जिस ओर महाजन चलते हैं या बड़े लोग चलते हैं, जनता उसी का अनुसरण करती है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो इस देश के प्रधान जो भी नेतृत्व करते हैं, उनको इस बात पे सोचना होगा कि हमें जब तक हम अपनी शिक्षा को और संस्कृति को हम जब तक साथ लेके नहीं चलेंगे, और जब तक हम विश्व के अन्य देशों को हमने गाली नहीं देनी, हमने उनसे सीखना है। उनसे यह सीखना है कि किस तरीके से उन्होंने अपने अंदर, बच्चों के अंदर, जापान में राष्ट्रवाद सिखाया नहीं जाता, वहां पर हर बच्चे को बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है। इजराइल में राष्ट्रवाद सिखाया नहीं जाता, नॉर्वे में राष्ट्रवाद सिखाया नहीं जाता। वहां का हर नागरिक अपने आप में अपने राष्ट्र के प्रतीकों, अपने झंडे के प्रति और अपने राष्ट्र की भावनाओं के प्रति सम्मान रखता है। रशिया में राष्ट्रवाद अलग से नहीं पढ़ाया जाता, चाइना में भी राष्ट्रवाद अलग से नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन हमें अपने यहाँ पर, मुझे बड़ा दुख होता है कि हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो हमें ये मान लिया जाता है कि ये जो है ना एक्सट्रीमिस्ट है। हमें ये मान लिया जाएगा कि हम तो जो है ना हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो कि बहुत गलत बात कर रहे हैं। अरे राष्ट्र प्रेम तो अपने देश के लिए सबसे पहली चीज होती है। इसको कोई भी विषय से हम नहीं समझा सकते हैं। ये तो एक भावना है, जैसे एक फौजी के अंदर एक भावना होती है, वो बेचारा अपनी एक छोटी सी राइफल लेकर के भी सीने पर गोली खा के आता है, और उसकी लाश आती है और उसकी माँ और उसके बच्चे जो है वो रह जाते हैं यतीम, और उसकी पत्नी विधवा हो जाती है। क्या उन लोगों के लिए राष्ट्रवाद अलग है और हम लोग जो घर में बैठे हमारे लिए राष्ट्रवाद अलग है? नहीं, वो ही है जिनकी वजह से आज हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हुए हैं। तो राष्ट्रवाद युद्ध की तरफ युद्ध के समय में बोया जाने वाला बीज नहीं है मेरे साथियों। मुझे लगता है कि मैंने बहुत समय ले लिया है। मेरा समय 9:08 हो चुके हैं और मेरा समय 9 बजे खत्म हो जाना था। तो मैं इस पर बहुत ज्यादा, क्योंकि एक अध्यापक के नाते हम तो 60 मिनट की कक्षा लेने का हमें आदत है, 1 घंटा पढ़ाते हैं कम से कम। तो ये तो आपका बड़प्पन है प्रमोद जी कि आपने मुझे इशारा नहीं किया। मैं शायद घड़ी ना देखता तो बहुत आगे चला जाता, क्योंकि मेरे लिए ये भावात्मक विषय है। हम जब तक इंडिया को, दैट इज भारत, नहीं बनाएंगे, हम जब तक भारत को भारत नहीं बनाएंगे, जब तक हम भारत की भारतीयता की बात नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी अक्षुण्णता की बात नहीं करेंगे, तब तक ये सारी बातें किताबी हैं। तो मुझे लगता है मैं अपनी बात को दुष्यंत एक मेरे फेवरेट पोएट है और कविता के तौर पे मैं कविता भी लिखता हूँ। तो वे कहते हैं बहुत सुंदर बात कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो हमें अपने विद्यार्थियों के अंदर वो आग पैदा करनी है, हमें अपने विद्यार्थियों के अंदर वो ऊर्जा पैदा करनी है, उनके अंदर की सोई हुई अस्मिता को जगाना है, उनके अंदर के भगत सिंह को जगाना है, उनके अंदर के इंकलाब को जगाना है, उनके अंदर की रोमांचित उसको जगाना है, रोमांटिसिज्म को नहीं जगाना। हमने उनके अंदर के राष्ट्रवाद को जगाना है, क्योंकि युवा में दो ही चीजें होती हैं, या तो क्रांति होती है या रोमांटिसिज्म होता है। तो हर विद्यार्थी के अंदर वो क्रांति की भावना को पैदा करना है, और हमें अपनी आजादी की, दूसरी आजादी की शुरुआत करनी है, और एक भारतीय होने के नाते हमें अपने अंदर के भारत को जिंदा रखना है। आप सभी ने मुझे सुना, बड़े उसके साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने मुझे समय दिया। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।